नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो क्रमांक 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास की जानकारी के स्रोत। इससे पहले वाले जो 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप देख लेना, जिसमें इतिहास की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत थे वो सब हमने पढ़ लिए थे। उसमें धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ तीनों जो टॉपिक है वो हमने क्लियर कर दिए हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। इतिहास की जानकारी के 2 प्रकार के स्रोत हमने पढ़े हैं। पहले साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब आज हम इस पुरातात्विक स्रोत को पढ़ेंगे, यानी वे पुरानी चीजें जो उस समय बनी थी, भले वो अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, मुद्राएं हो सकती है, मूर्तियां हैं, चलचित्र हो सकते हैं, स्मारक वगैरह भवन। पुराने समय में राजाओं ने अपनी यादाश्त के लिए, रहने के लिए दुर्ग बनाए थे, वो सब पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। ठीक है ना। उसमें मृदभांड है, औजार है, उपकरण है, वो सब पुरातात्विक स्रोत है। उसके माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस राजा के समय किस प्रकार की व्यवस्था थी। ये सब जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक कोई सिक्का मिलता है, उस सिक्के पर अगर घोड़े का चिन्ह है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया होगा, ये राजा पराक्रमी रहा होगा। यानी सिक्कों से हम अनुमान लगा सकते हैं, वहाँ का मृदभांड से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस राजा के समय राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी। सबसे पहले हम देखते हैं स्मारक। तो स्मारक देखते हैं तो स्मारकों में हम सांची का स्तूप, और अभिलेख देखते हैं। तो अभिलेखों में भी कई प्रकार की जानकारी मिलती है। उन सब स्मारकों के ऊपर अभिलेख बने हुए हैं, अभिलेख लिखे हुए हैं, कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, वो सब उसमें आती है। तो हम एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम उत्खनन से प्राप्त। सबसे पहले देखते हैं उत्खनन से प्राप्त, यानी जो खुदाई से प्राप्त हुए। अब खुदाई से प्राप्त क्या हो सकते हैं? मृदभांड सबसे जो ज्यादा प्राप्त हुआ है वो मृदभांड प्राप्त हुआ है। उसके अलावा औजार, उपकरण, ये सब उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। अब मर्दभांड में पुराने समय के जो वे सामान थे जो खाने में काम आते थे, या मिट्टी की बनी हुई कुछ वस्तुएं थी, वो टूट गई, लेकिन अभी भी आपको कहीं कहीं अवशेष उसके मिल जाते हैं। और एक कार्बन 14 इस विधि के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि ये चीज कितनी पुरानी हो सकती है। उसमें हम देखें तो प्रारंभ में देखें तो पाषाण के उपकरण ज्यादा मिलते हैं, पाषाण के औजार ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इस पृथ्वी पर मानव ने अपनी बुद्धि का विकास किया, उस समय पाषाण के ही औजार हुआ करते थे। सबसे पहले मनुष्य ने पत्थर से पत्थर टकराकर आग का आविष्कार किया और पत्थरों के औजार हुआ करते थे। लेकिन जिस प्रकार मनुष्य ने विकास किया, उसके फलस्वरूप ही ये लोहे का विकास, लोह युग आया, उसके बाद सोना, चांदी, तांबा ये सब आया है। तो प्रारंभ में पाषाण काल था, उसके बाद तांबा आया, उसके बाद चांदी आई, और लोहा सबसे बाद में आया। ठीक है ना। और उस समय की हम सड़कें देखें, नालियां, हमने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को देखा है, तो वो भी सामग्री मिली है, वो भी उत्खनन से प्राप्त हुई है। दूसरा देखें अभिलेख, दूसरा है अभिलेख, 2 नंबर अभिलेख।
अभिलेख मिलते हैं। तो अभिलेखों में क्या है, अभिलेख कोई भी राजा है किसी भी राज्य पर जीत के उपलक्ष्य में या पर कोई भी काम होता था अपनी जब वो राज्याभिषेक होता था या अपनी जिंदगी का कोई महत्वपूर्ण कार्य होता था उस समय वो अभिलेख के लिखवाता था। और अभिलेखों में राजा की एकदम सही जानकारी लिखी हुई होती है, आपको पता है उसमें तिथि लिखी होती है कि इस राजा ने ये काम करवाया था। जैसे कोई मकान है, मकान अगर किसी ने सप्रेम भेंट किया है तो यहाँ एक प्लेट लगती है कि फला 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 द्वारा उनकी स्मृति में सन इतने को ये मकान सेपरेट भेंट किया गया। तो हम बाद में हजारों वर्ष बाद भी इस प्लेट के माध्यम से अनुमान लगा सकते हैं कि इस आदमी ने ये किया था। तो ये एक प्रकार का अभिलेख हुआ। उसके अलावा भी जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसमें शासक के बारे में लिखा होता है, वंश के बारे में लिखा होता है, किस वंश का राजा था, उसकी तिथि मैंने बताया, और वो घटना यानी किस घटना के उपलक्ष्य में ये, जैसे कीर्ति स्तंभ, तो ये महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी द्वितीय के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में ये बनाया था। तो ये एक प्रकार का संकेत है कि राजा उस समय वो था और सामने वाला राजा वो था। उसके अभिलेख हम देखें तो सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं वो आपको पता है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा मिलते हैं और अशोक ने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए, ठीक है ना। और दूसरे देखें तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ये विश्वसनीय जानकारी प्रदान हमें करते हैं इतिहास की, ठीक है ना। और देखें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, का नासिक अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख। और अशोक के अभिलेख हैं वो खरोष्टी भाषा में लिखे और ब्राह्मी भाषा में लिखे, ठीक है, इस भाषा में ये अभिलेख लिखे गए हैं। उसके अलावा आप देखें तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति यानी ऐसा एक मकान बना देते थे, एक ऐसा पिलर बनाते थे, उसके ऊपर यहाँ राजा अपने बारे में कुछ लिखता था और वो हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा रहता था। तो अशोक ने अभिलेखों में बहुत सारे अभिलेख लिखवाए। उसके अलावा अशोक ने शिलालेख भी लिखवाए, पत्थरों को तोड़कर वहां पर कई प्रकार के अभिलेख लगाए। दूसरा थे शिलालेख, शिला का मतलब था पत्थर, दूसरा है शिलालेख। तो अशोक ने शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिलालेख लिखा है, स्तंभ लेख, गुहा लेख जो गुफाओं में लिखा है, ये सब अशोक ने लिखवाए थे। और इसमें अशोक ने जितना काम किया है उतना भारत के किसी भी और शासक ने नहीं किया है। ये उस समय कला की दृष्टि से बहुत ही अनुपम और उत्कृष्ट उदाहरण है कि आज से इतने साल पहले भारत के अंदर इस प्रकार की कलाकारी हुआ करती थी। अब और देखें तो मेहरौली का स्तंभ, मेहरौली का स्तंभ आज भी ऐसा अवसर जहाँ पर अभी भी जंग नहीं लगा है, इतने सालों बाद भी अभी भी जंग नहीं बनाया लगा है, ये दिल्ली में स्थित अभी भी है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। स्कंदगुप्त का भीतरी गांव अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी गांव अभिलेख, ये गुप्त शासक स्तंभगुप्त के समय इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। और देखें तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की
प्रयाग में ये प्रशस्ति लिखवाई थी, इसलिए इसको कहा गया प्रयाग प्रशस्ति। ये समुद्रगुप्त के समय लिखवाई गई थी। तो ये तो अभिलेख थे जिसमें जानकारी प्रमाणिक है और राजा अपने किसी भी काम जो राजा चाहता है वैसा हो जाता है तो उस खुशी में वो होती थी और वो राजा के बारे में वो लिखवाता है। अगला हम देखें तो पहला था उत्खनन से प्राप्त, दूसरा शिलालेख, तीसरा था सिक्के। तो सिक्के भी इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तीसरा है सिक्के। सिक्के सिक्के में क्या जानकारी थी, जिसमें राजा का जो राज्य था वो और अधिक शक्तिशाली होता था, उस समय वो अपने सिक्के स्वयं के चलाता था। और अमूमन जो भी प्राचीन काल के राजा थे अपने खुद के सिक्के अलग चलाते थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि राजा हैं सिक्कों के ऊपर वंश लिखते थे, धर्म लिख सकते थे, सन लिखते थे, वर्ष लिखते थे, धर्म वर्ष, ठीक है ना, उनके कार्य लिखते थे, ये उस पर लिखते थे। और उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको कि समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है जिसमें वो वीणा बजाते हुए बैठा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने में माहिर था, यानी वो संगीत कला में निपुण था। इस बात की जानकारी हमें मिलती, इतिहास की जानकारी हमें मिली ना। उसके अलावा अगर घोड़े के चित्र है, अगर किसी भी उसमें सिक्के ऐसे हुआ करते थे, सिक्के पर घोड़े का चित्र है, इसका मतलब इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया होगा। तो सबसे पहले जो चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे, सबसे पहले चांदी और तांबे के, उसके बाद आए वो लोहे के, और गुप्त काल में देखे तो हम चांदी के सिक्के ही चलते थे। ठीक है ना। तो सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? तिथि क्रम लिखा हुआ है, यानी किस समय का है वो। धर्म के बारे में लिखा हुआ है कि किस धर्म में विश्वास रखते थे। उस समय की कलाकारी, उसमें कला के बारे में भी हम बता सकते हैं कि इस सिक्का देखकर बता सकते हैं कि इस समय कला की क्या पोजीशन थी। व्यापार के बारे में लिखा होता है कि जैसे अब यहाँ पर कोई सिक्का मिला है और वो सिक्का यूनान का है और माना कि वो समुद्रगुप्त के समय का है, मौर्य का समय, तो इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय यूनान के साथ इनका व्यापार होता था, है ना। ये सिक्के साधन है, इसमें नवीन तथ्य भी दिए गए हैं। समुद्रगुप्त का जो सिक्का मिला जिस पर घोड़े का चित्र है, ये अनुमान हमने लगाया कि शायद इसने अश्वमेध यज्ञ किया होगा। इसके अलावा भी पुराने समय के सिक्के हैं वो अभी बहुत मात्रा में मिले हैं और उसमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय का राजा कैसा हुआ करता था। अगला देखते हैं भवन। ठीक है, उत्खनन से जो प्राप्त सामग्री हुई है उसमें भवन प्रमुख है, जिसमें भवनों में देखिए तो मंदिर, चैत्य, विहार, ठीक है ना, मंदिर, विहार और किले, राजगृह, ये सब मिले हैं और ये सब उस समय की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। और मंदिरों में देखें तो दक्षिण एशिया में बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। आज भी हिंदू धर्म के मंदिर जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वहाँ पर आज भी हिंदू धर्म के मंदिर मिलते हैं। तो हम क्या अनुमान लगाए? हम ये अनुमान लगाते हैं कि किसी समय इस क्षेत्र पर हमारे देश का शासन हुआ करता था, है ना। और मंदिर देखें ना तो कंबोडिया का अंगोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। बहुत ही फेमस मंदिर है वो, कंबोडिया देश का नाम, ठीक है। इस कंबोडिया में अंगोर वाट का मंदिर है और ये एक
मतलब कि हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है ये। ठीक है। और एक और देखें तो जावा का बोरोबुदुर स्तूप, जावा में आया हुआ है बोरोबुदुर। ये भी हिंदू धर्म के प्रमुख मंदिर है। तो ये तो थे भवन। अगला देखते हैं हम, आगरा का लाल किला देखे ना, और आगरा का ताजमहल देखे तो वो भी इस भवन में ही आएगा, जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। और भी कई ऐसे भवन मिलेंगे आपको जो कि मिले थे। अब देखते हैं मूर्तियाँ। अंतिम जो हमारा टॉपिक है, उत्खनन से प्राप्त कई मूर्तियाँ मिली है, उस मूर्तियों के बारे में हम देखते हैं प्रमुख रूप से। मूर्तियाँ, ठीक है। तो मूर्तियों में वहाँ की कलाकृतियाँ मिलती हैं, ठीक है। और प्राचीन काल में मानव है वो पहाड़ों में निवास करता था, इसलिए हम देखते हैं अजंता एलोरा की मूर्तियाँ, अजंता एलोरा की मूर्तियाँ हैं, गुफाओं में मिली हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो बाघ की मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ भी हमें इतिहास की जानकारी प्रदान करती हैं। आपका पुनः धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को सही ढंग से देखा है तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। और इस वीडियो को एक बार और प्ले कर देना, आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।